एपिसोड 19 पेशकश मीरे कारवा। शुएब ने कहा, मेरा ख्याल है कोबा किसी मुनासिब मौके की तलाश में था। मुझे पता चला है कोबा तुम्हें अपने भाई इसाक का कातिल समझता है। हालांकि मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोला, जानता हूँ, सब जानता हूँ। इसाक और उसके 2 शेयर्ड नशीन साथियों की मौत CFK के खाते पर दर्ज है। वो खाता जो मेरे पास है, वरना इस शहर की आवाम तो उन लोगों को तो यही बावर कराया गया था कि इस खूनरेज वाक़े में रा के 2 खतरनाक एजेंटों वजदान प्लस धन्नो का हाथ है। मौजूदा वाक़े से तो यही लगता है मियाँ जाहिद और कोबा भी यही समझते हैं। मैंने गंभीर लहजे में कहा, अगर ये ग्रीन बेल्ट वाले बंगले पर शाकिर अली ने कोबा से मेरा मुतारिफ इसी हवाले से ही कराया था, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो हमें इस वारदात में मुलव्वस करने वाला मियाँ जाहिद ही है। मियाँ जाहिद बहुत ही काया और चालबाज शख्स है। शुएब ने कहा, क्या हकीकत है और क्या फसाना, ये बात वो बाहू भी जानता है। वो कोबा पर जज्बाती दबाव डालकर उसे तुम्हारे सामने ले आया है। कोबा को उसने बावर करा दिया होगा कि तुम ही उसके भाई के कातिल हो। ये काम मियाँ जाहिद के लिए चंदा मुश्किल नहीं। आखिर को उन सब का बास है। मैं गहरी सोच में डूब गया। ग्रीन बेल्ट वाले बंगले पर मैं और इम्तियाज मीरबख्श को रिहा करवाने गए थे। ये 2 किरदार अब इस दुनिया में नहीं थे, यानी इम्तियाज और मीरबख्श, मगर वो 2 किरदार अभी जिंदा थे, यानी शाकिर अली और कोबा। वो न सिर्फ जिंदा थे बल्कि अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए पूरी तरह सरगर्म अमल भी थे। मैं इन नासूरों को किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकता था। तुम खामोश क्यों हो वजदान? शुएब की आवाज मेरी समाज से टकराई। क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मैं जल्द अज जल्द कोबा और मियाँ जाहिद हुसैन तक पहुंचना चाहता हूँ। मैंने थरथराती हुई आवाज में कहा, मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए उनके खून की जरूरत है। शुएब ने गहरी संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें उनके नरहरू तक पहुंचा दूंगा, बस एक दिन और सब्र कर लो वजदान। एक दिन बाद क्यों? मेरे लहजे में एहतजाज शामिल हो गया था। अब भी और इसी वक्त क्यों नहीं? वो दोस्ताना लहजे में बोला, मैं तुम्हारी जज्बाती कैफियत को समझ रहा हूँ। तुम ये मत समझो कि मुझे इम्तियाज, रूबी और मीरबख्श की मौत से कोई सदमा नहीं पहुंचा। मैं उनके गम में दुखी हूँ और बहुत सोच समझकर शाफी इंतकाम लेना चाहता हूँ। ये मेरा तुमसे वादा है। ये इंतकामी कार्रवाई तुम्हारे ही हाथों अंजाम पहुंचेगी। तुम्हारे जहन में क्या है? मैंने पूछा। वो बोला, आज का दिन हम अपने साथियों के सोग में गुजारेंगे। मैंने उनकी लाशें वसूल करने और तजहीज़ और तकफीन का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया है। इम्तियाज अली का छोटा भाई इश्तियाक बेग 1-8 घंटे में दुबई से आने वाला है। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? छोटा भाई और दुबई के अल्फाज पर उसने कदरे जोर डाला था कि मैं बाहूबी उसका मतलब समझ गया था। मैंने इस बात में जवाब दिया तो वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, शाम को 5 और 6 बजे के दरमियान तदफीन का प्रोग्राम है। तुम 4 बजे तक साउथ आ जाओ। हम एक साथ कब्रिस्तान चलेंगे। और साउथ के जिक्र पर मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारे शक की तस्दीक या तरदीद के लिए अपने तमाम स्टाफ को अच्छी तरह चेक किया है। तुम्हारे बताए हुए हुलिये का कोई शख्स उनमें शामिल नहीं। अब मैं यही कहूँगा कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वैसे अगर तुम कहोगे तो मैं अपने पूरे स्टाफ की शिनाख्त परेड कराऊंगा। इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी ज़ुबान पर एतबार है। फिर पूछा, क्या तुमने सिर्फ साउथ को चेक किया है? मैं कोई भी काम कच्चा नहीं करता वजदान। वो ठोस अंदाज में बोला, मैंने 5-6 ठिकानों की छानबीन की है। मैं मुतमईन हो गया। शुएब ने कहा, तो तुम अभी तक फ्लैट से बाहर नहीं निकले होगे और जाहिर है कोई अखबार भी तुम्हारी नज़र से नहीं गुजरा होगा। क्यों? क्या कोई हाथ सबर है? मैंने पूछा। वो बोला, गोरा कब्रिस्तान वाले इस अंधोनाक वाक़े को पुलिस वालों ने बड़ी ही आसानी से दहशतगर्दी का वाक़या कहकर जान छुड़ा ली है और तकरीबन सभी अखबारात में इस कातलाना कार्रवाई की यही खबर छपी है और इसे दहशतगर्दों की मामूली सरगर्मी बताया गया है। गोया जो मामला समझ में ना आया और जिसको छुपाना मकसूदों से नामालूम दहशतगर्दों के खाते में डाल दिया जाता है। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, कुछ ऐसी ही बात है मेरे दोस्त। वो पुरहयाल अंदाज में बोला। मैंने पूछा, अपने साथियों के खून का बदला चुकाने के लिए हम एक दिन मजीद क्यों इंतज़ार करेंगे? तदफीर का काम तो मगरिब से पहले ही हो जाएगा। उसके बाद पूरी रात पड़ी है। हमें अपने हाथ पांव खोलने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा।
कल रात का इंतजार एक मसलहत की बना पर है, उसने कहा। मैंने पूछा कैसी मसलहत? वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, कल रात मियाँ जाहिद हुसैन अपने बंगले पर एक शानदार जश्न मना रहा है। उसमें बहुत ही हास लोग शिरकत करेंगे और मुझे इतला मिली है उस शराबो शबाब की दिल फरेब तकरीब में कुछ गैर मुल्की मेहमान भी मौजूद होंगे, जिनमें 2 अफराद सिंगापुर से आ रहे हैं और ये जश्न वो अपनी कामयाबी की खुशी में मना रहा है। मैंने उसकी फराहम करदा मालूमात पर चौंकते हुए सवाल किया, तुम्हें ये तफसील क्यों कर मालूम हुई है शुएब? वेरी गुड क्वेश्चन, वो सराहने वाले अंदाज में मुझे बताने लगा। वजदान किसी भी तंजीम की कामयाबी का राज ये होता है कि उसे कामयाबी से चलाया जाए, और कामयाबी से चलाने के लिए ज़रूरी यही है कि हमें अपने मुखालिफिन की खबर रखनी ज़रूरी होती है। मेरी तंजीम CFK के इस्लाही और तामीरी मकासद की वजह से मुझे तमाम मनफी अफकार की हामिल तंजीमों के बारे में बाखबर रहना पड़ता है। मुखालिफ कैंपों में मौजूद बंदे गाहे बगाहे मुझे खास बातों से आगाह करते रहते हैं। ये तमाम मालूमात मुझे उस शख्स ने बहम पहुंचाई हैं जो मियाँ जाहिद हुसैन के नेटवर्क में उसके वफादार की हैसियत से काम कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि CFK में भी दूसरी तंजीमों के जासूस खुफिया तौर पर काम कर रहे होंगे। मैंने एक खदशे का इजहार किया। ये तो एक मंतकी सी बात है। हाँ, ये मुमकिन है, उसने कहा। मैं इस सिलसिले में कोई कोताही नहीं करता और अपने बंदों पर गहरी नजर रखता हूँ। मेरे स्टाफ के हर मेंबर पर कोई दूसरा मेंबर निगरान मुकर्रर है। इसी तरह मुझे नीचे से ऊपर तक हर सतह पर एक एक बात की खबर मिलती रहती है, और जैसे ही कोई शख्स मेरी नजर में मशकूक हो जाता है, मैं उसके कच्चे चट्टे के साथ उसे बहुत ही पुरसुकून मकाम पर उसे मुंतकिल कर देता हूँ, गोया उसका इंतकाल हो जाता है। मैंने संजीदगी से कहा, तुम काफी समझदार हो, अब मैं क्या बताऊं और समझाऊं? मैंने पूछा, शुएब, मैं चौधरी नवाजिश अली और उसके बदनीयत बाप चौधरी रमजान के करतूतों से तो बड़ी ही हद तक वाकिफ हूँ। दीगर जराइम के साथ साथ वो स्मगलिंग के धंधे में भी मुलव्वस थे। मलिक रमजान तो फना हो गया। चौधरी नवाजिश का खास बंदा मियाँ जाहिद हुसैन यहाँ कराची में सरगर्म अमल है। वो एक फाल नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी मसरूफियात की नौइयत क्या है। मैं तुम्हारा सवाल बड़ी वजाहत के साथ समझ गया हूँ, शुएब ने मेरी बात पूरी होने पर कहा। मियाँ जाहिद दर हकीकत मनशियात खसूसन हेरोइन की स्मगलिंग का धंधा करता है। उसका बिग बॉस मौजा रखा वाली में बैठकर सिर्फ डोरियां हिलाता है। मलिक नवाजिश अली के इशारों पर यह मनशियात अमेरिका, यूरोप और जनूबी एशिया के ममालिक को भेज दी जाती है। मैं अपनी तहकीक से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मलिक नवाजिश अली कोई आम रवायती सा जमींदार या चौधरी नहीं, बल्कि जराइम की दुनिया का एक बहुत बड़ा बुर्ज है। ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जानता होगा, मैंने सुलगते हुए अंदाज में कहा। मैंने उसके बिछाए हुए अंगारों की एक दहकती राह गुजर पर बहुत ही तवील सफर किया है, बल्कि अब तक कर रहा हूँ, शुएब ने तौसीफी अंदाज में कहा। मलिक नवाजिश और उसकी ताकत को जान लेने के बाद मैं यही कहूंगा कि तुम और तुम्हारा अज़म माउंट एवरेस्ट से एक सोत भी नीचे नहीं। इस तारीफ का शुक्रिया दोस्त, मैंने कहा। अब तो मुझे तुम जैसे मोहलिस दोस्त का तावन भी हासिल हो गया है। चौधरी नवाजिश के दांत खट्टे करने में बहुत मजा आएगा। मेरा तावन तो तुम्हें जिंदगी भर हासिल रहेगा, वो खुशदिली से बोला। मैंने डॉक्यूमेंट के सिलसिले में इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, गाड़ी के डैशबोर्ड से बरामद होने वाला तावन भी मुझे पसंद आया। वो मजाक के रंग में बोला, लेकिन यार वो 10,000 रुपए की रकम कर्जा है। जब सिंगापुर से तुम्हारी रकम आ जाए तो लौटाना ना भूलना। मैं दोस्तों और दुश्मनों का कर्ज यकसा तौर पर पास रखता हूँ। मैंने भी उसकी उसी का अंदाज इख्तियार करते हुए इसे जवाब दिया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दुश्मनों का हिसाब सूद दर सूद चलता है और हिसाब दोस्ता दरे दिल। शुक्र है तुम्हारे लहजे में कुछ शगुफ्तगी तो आई, वो चहक कर बोला। मैंने तुम्हारी रंजीदगी को कम करने के लिए वो कर्जे वाली बात की थी। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, वैसे अगर तुम्हें मजीद रकम की जरूरत हो तो बता देना। मैं ये बात पूरी संजीदगी से कह रहा हूँ। बता दूंगा, मैंने भी संजीदगी से कहा। फिलहाल ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 बजे साउथ में मुलाकात होगी। और इस गुफ्तगू को एहतताम की तरफ लाते हुए बोला। मैंने पूछा, मुझे खुद आना होगा तुम्हारी तरफ या कोई लेने आएगा? क्या तुम उस साउथ पहुंच सकते हो? डेफिनेटली, मैंने पुरवसूख लहजे में कहा।
मैं कराची के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूँ। वो मुतमईन होते हुए बोला, तो फिर ठीक है, तुम ठीक 4 बजे साउथ पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। दरअसल 2 बजे दोपहर टेलीफोन पर नील आर्मर से मेरी चंद जरूरी अमूर पर तफसीली बात होगी। ये फोन कॉल भी मदफून सोने के मुतल्लिक ही है और इसमें मदफून सोना भी ज़ेर बहस आएगा। तो क्या तुम नील आर्मर को भी सोने की बाजियाबी में शरीक करने का इरादा रखते हो? मैंने चौंकते हुए लहजे में पूछा। फिलहाल मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूँ, वो मुबहम अंदाज इख्तियार करते हुए बोला। इस वक्त मेरे सामने 2 रास्ते हैं, 2 ऐसे रास्ते जिनके जरिए बड़ी ही सफाई से हम उस सोने तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और इन दोनों रास्तों में 2 आदमी से वास्ता पड़ना लाजमी है। एक रास्ता नेशनल है और दूसरा इंटरनेशनल राह इख्तियार करते हुए मुझे नील आर्मर की मदद लेना होगी। मैंने उलझनज़दा लहजे में कहा, तुम्हारी एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैं समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। वो तसल्ली अमीज लहजे में बोला, तुम 4 बजे डायरी के वो सफ़ात लेकर साउथ आ जाओ, मैं मदफून सोने की लोकेशन देखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। वैसे तुमने मतरूक कुएं और सरहदी ज़मीन की जितनी तफसील मुझे बताई है वो मेरे जहन में नक्श है। मुझे उम्मीद है डायरी के सफ़ात में बने हुए नक्शे में वो मतरूक कुआं सरहद से ज़्यादा फासले पर नहीं होगा। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने आम से लहजे में कहा। ओके, वो गुफ्तगू ख़त्म करते हुए बोला, 4 बजे मुलाकात होगी। तुम एक बात का ख्याल रखना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फ्लैट के अंदर ही गुजारना, बाहर हालात साजगार नहीं हैं। हाँ, तुम्हारा मशवरा मेरे जहन में है। मैंने पूछा, ज़रा ये भी बता दो, साउथ में मेरे तन्हा आने की तो कोई पाबंदी नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हो यार? वो कदरे हफ्की से बोला, तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हारा हर दोस्त मेरा दोस्त है। वैसे भी अकेली साहिल को तुम वहां कहाँ छोड़ कर आओगे? मैंने भी इसी हाल से पूछा था। मैंने कहा, मोस्ट वेलकम। वो खुशदिली से बोला। फिर हमारे दरमियान राब्ता खत्म हो गया। मैंने रिसीवर रखकर पीछे देखा ही था कि साहिल के सवालात की बौछार शुरू हो गई। वो एक तरफा गुफ्तगू तो सुन ही रही थी, ताहम जो बातें अधूरी थी उनके बारे में वो जानना चाहती थी। मैंने आइंदा 15-20 मिनट में उसे सारी तफसील सुना दी। वो निहायत ही इत्मीनान और संजीदगी से मेरी बातें सुनती रही। जब मैं खामोश हुआ तो वो ठहरे हुए लहजे में बोली, वजदान, क्या तुम अकेले साउथ नहीं जा सकते? जा सकता हूँ। मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसे देखा। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो बोली, मैं आराम करना चाहती हूँ। क्या फ्लैट में तन्हा रहोगी? मैंने पूछा, क्या इसमें कोई परेशानी है? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मैंने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें हो सकती है। क्या तुम्हें अकेले फ्लैट पर रहते हुए डर नहीं लगेगा? डर कैसा वजदान? वो मुस्तहकम लहजे में बोली, डर तो इंसान के अंदर होता है और मैंने वो डर निकाल दिया है। वैसे भी 3-4 घंटे की तो बात है। तुम 4 बजे जाओगे और रात 8 बजे तक तो लौट ही आओगे। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अपने साथियों की अलमनाक मौत ने मुझे निढाल कर दिया है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं इन 3-4 घंटों के दौरान में तुम्हें गाहे बगाहे फ़ोन करता रहूँगा। फिर हमारे दरमियान ताज़ा तरीन हालात पर गुफ्तगू होने लगी। अचानक मुझे इंस्पेक्टर चियांग शो का ख्याल आ गया। पिछले कई दिनों से उससे बात नहीं हुई थी। 1 हफ्ता पहले उसने बताया था कि मकान और स्टोर के लिए उसने अलग अलग 2 पार्टियां तैयार कर ली हैं और बहुत जल्द ये सौदा फाइनल हो जाएगा। मैंने साहिल से कहा, सिंगापुर में इंस्पेक्टर चियांग शो से बात करते हैं। वो मेरी सिंगापुर वाली प्रॉपर्टी की फरोख्त के मामला से आगाह थी। उसने कहा, हाँ वजदान, तुम्हारे इंस्पेक्टर दोस्त ने अब तक तो वो काम कर ही दिया होगा। उसके पास यहाँ का फ़ोन नंबर नहीं है, तुम ही उसे फ़ोन करो तो अच्छा है। मैंने टेलीफोन एक्सचेंज की खिदमात हासिल करते हुए सिंगापुर पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर ले लिया। इत्तेफाक से चियांग शो इस वक्त हेडक्वार्टर ही में मौजूद था। मुझे एयरपीस में उसकी महसूस आवाज़ सुनाई दी तो मैंने कहा, अंकल मैं हूँ वजदान, पहचान लिया माई सन। वो खुशदिली से बोला, तुम हो कहाँ? मैंने कल रात तुम्हें फ़ोन किया था लेकिन किसी ने अटेंड नहीं किया। मैंने उसे बताया, हाँ अंकल, बस कल की रात हासी अफरा तफरी में गुजरी। मैं घर पर नहीं था और अब आप मेरा नया फ़ोन नंबर नोट कर लें, मैंने अपनी रिहाइश का तब्दील कर ली है। वो तशवीशनाक लहजे में बोला, अफरा तफरी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं थी? क्या तुम हैरियत से हो? हाँ सब ठीक है अंकल, मैंने गोलमोल जवाब दिया। आप कोई फिक्र न करें। वो फ़ौरन असल मौजू की तरफ आ गया। वजदान, मैंने तुम्हारी दुकान और मकान की फ़रोख्त का मामला निपटा दिया है। कल दोनों पार्टियां पेमेंट कर रही हैं। 3 दुकानों पर मुश्तमिल शोभा जाती स्टोर अपने तमाम सामान के साथ $18 लाख में गया है। मेरे ख्याल में आबद अली एंड सन की बहुत अच्छी कीमत मिल गई है। दरअसल चाइना टाउन और खसूसन सागो स्ट्रीट पर प्रॉपर्टी की बहुत ही वैल्यू है।
और तुम्हारा शोभा जाति स्टोर तो बहुत चलता था, उसकी साख बहुत मशहूर है। मैंने पूछा, ये 18 लाख का रेट अमेरिकी डॉलर में है या सिंगापुरियन? माय सन, जियांगशो ने बड़ी ही मोहब्बत से कहा, मैंने ये डील अमेरिकी डॉलर में की है। मैंने आबद अली एंड सन को 18 लाख यूएस डॉलर में फरोख्त किया है। मैंने इत्मीनान की सांस ली, फिर पूछा, मेरा मकान कितने में फरोख्त हुआ? वजदान, तुम खुशकिस्मत हो, इंस्पेक्टर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारा मकान भी ऐसे ही इलाके में वाक़या है जहां प्रॉपर्टी की कीमत पिछले कुछ अरसे से बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगरचे 4 कैनिंग रोड वाला वो मकान ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन बासानी 7 लाख यूएस डॉलर में बिक गया। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बोला, इस तरह तुम्हारी प्रॉपर्टी 25 लाख अमेरिकी डॉलर में मैंने फरोख्त कर दी है। ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ अंकल, रकम तो वाकई बहुत बड़ी है, मैंने संजीदगी से कहा। फिर पूछा, आप ये रकम कब तक मुझे भेज देंगे? वेस्टर्न यूनियन बैंक वाले तो आपके पुलिस हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं हैं। हाँ, वो तो मेरे नजदीक ही हैं, जियांगशो बोला, लेकिन मैं तुम्हें ये रकम बैंक के जरिए नहीं भेजूंगा। मैंने हैरत से कहा, क्यों अंकल? मैंने तो सुना है वेस्टर्न यूनियन बैंक वालों की सर्विस और रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है। तुमने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। मैं 2 अहम वजूहात की बिना पर मनी ट्रांसफर के लिए बैंक की हिदमात से बचना चाहता हूँ। और वो 2 वजूहात कौन सी हैं? मैंने पूछा। इंस्पेक्टर जियांगशो ने बताया, नंबर 1, इस तरीके में अच्छी खासी रकम बैंक कमीशन के तौर पर हमें वेस्टर्न यूनियन वालों को अदा करना होगी। नंबर 2, वो जुमला अधूरा छोड़कर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, वजदान तो मेरी औलाद की तरह हो, इसलिए मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात का बुरा नहीं मनाओगे। दरअसल पाकिस्तान के हालात के बारे में मैंने जो कुछ सुन रखा है वो इतना इत्मीनान बख्श नहीं है। मुझे उम्मीद है वहाँ ये खबर छुपी नहीं रह सकेगी कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी रकम आई है। चोरी, डकैती या इस किस्म की किसी संगीन वारदात के इम्कान हाथ से कवी हैं, लिहाजा मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। मैंने कुशादा दिल से कहा, अंकल, मैंने आपकी बात का हरगिज बुरा नहीं माना, क्योंकि आप मेरे मुल्क को नहीं बल्कि यहाँ पाए जाने वाले बुरे लोगों को बुरा कह रहे हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं जिनकी वजह से उस मुल्क की बदनामी या नेकनामी होती है। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, मनी ट्रांसफर के लिए आपने क्या सोचा है? मैं हुंडी के जरिए रकम तुम्हें भेज दूंगा, उसने बताया। ये हुंडी क्या चीज है? मैंने पूछा। मनी ट्रांसफर का बैनुल अक़वामी, गैर कानूनी लेकिन महफूज तरीन तरीका, जियांगशो ने बड़े ही पुरएतमाद अंदाज में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। ठीक है अंकल, मैंने ये सारे मामलात आप पर छोड़ दिए हैं। मैंने कहा, आप जो मुनासिब और मौजूद समझते हो वो करें, लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़ा तो उसने पूछा, लेकिन क्या वजदान? मैंने कहा, मैंने 1 माह पहले जब इसके बारे में आपसे बात की थी तो कहा था कि मुझे ये रकम अमेरिकी डॉलर्स में चाहिए, लेकिन मुझे पता चला है कि यहाँ पर नकली डॉलर्स भी गर्दिश कर रहे हैं, इसीलिए आप कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दें कि मुझे ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में मिल जाए। हो जाएगा माई सन, वो बड़ी ही शफकत से बोला। मैं हुंडी का कारोबार करने वालों से कह दूंगा कि वो तुम्हें मकामी करेंसी में अदायगी करें, उनके लिए ये आम सी बात है। मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर और एड्रेस उन्हें बता दूंगा, वो फ़ौरन तुमसे रब्ता कर लेंगे। रकम जैसे ही तुम्हारे हाथ आए तुम एक फ़ोन मुझे खड़का देना, बस मामला क्लियर। मैंने अपने जहन में 25 को 65 से ज़रब दी और 5 ज़ीरो को बदस्तूर साथ रखते हुए हिसाब जोड़ लिया। ये रकम 16 करोड़ 25 लाख रुपए बनती थी। इन दिनों ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 65 रुपए का चल रहा था। पाकिस्तानी करेंसी में ये वाकई बहुत बड़ी रकम थी। मैंने इंस्पेक्टर जियांगशो से कहा, अंकल, आप मेरे मरहूम वालिद आबद अली के चंद अच्छे दोस्तों में से एक हैं। जब तक वालिद साहब जिंदा रहे आपने हर हर कदम पर अपनी दोस्ती को निभाया है। बाद में मेरे साथ भी आपका रवैया बहुत ही मुशफिकाना और ताउन दोस्ताना रहा। आज मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है आप ये फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। बोलो माई सन, जियांगशो ने अपने महसूस अंदाज में कहा। तुम्हारी क्या फरमाइश है? आपको हर सूरत मेरी एक बात मानना होगी, मैंने इसरारी लहजे में कहा। मैंने कहा, बोलो, मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दूंगा। मैंने कहा, आप इस रकम में से 1 लाख यूएस डॉलर मेरी तरफ से बतौर तोहफा कबूल करेंगे। तमाम अखराजात निकाल कर बाकी जो रकम बचे वो मुझे इरसाल कर देंगे। दैट्स फाइनल। ओह, ये क्या कह रहे हो माई सन? इंस्पेक्टर की आवाज़ में लर्जिश उतर आई। मुझ पर और मेरी फैमिली पर जियांगशो के अनगिनत एहसानात थे। वो एक फर्जशनास और मेहनती पुलिस ऑफिसर था और 1 लाख अमेरिकी डॉलर उसके बहुत से ख्वाबों को ताबीर दे सकते थे।
बिला शुबा वो इसका हक भी रखता था। 1 लाख अमेरिकी डॉलर कोई मामूली रकम नहीं थी। मैंने चांगशो की हैरत नुमा हिचकिचाहट के पेश नजर कहा, अंकल अगर आपने मेरी फरमाइश पूरी ना की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। वो इस तरारी लहजे में जल्दी से बोला, ओके ओके माय लविंग सन। चंद मामलाती बातों के बाद फिर हमारे दरमियान राब्ता खत्म हो गया। साउथ में मुझे हाथों हाथ लिया गया। शेव गौरी के कमरे में जब मैं पहुंचा तो नील आर्मर से फोन पर वो गुफ्तगू करके फारिग हो चुका था। उसने पुरजोश मुसाफा करते हुए कहा, वजदान मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने घड़ी पर निगाह डाली और कहा, मैं ठीक वक्त पर पहुंचा हूं ना, तुम लेट नहीं हो। उसने कहा, लेकिन मैं कुछ जल्दी में हूँ। आज की हंगामा हेजी में इजाफा होता जा रहा है। अब कौन सी नई बात होगी है शुएब? वो दोनों हाथों को आपस में मलते हुए बोला, मुझे एक इमरजेंसी में फौरी तौर पर मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक 5 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना होगा। हमारे पास बाहमी गुफ्तगू के लिए बस यही घंटा आधा घंटा है। मैंने कहा, शुएब मैं तुम्हारी इमरजेंसी की तफसील में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता दो तुम किस मुल्क की तरफ जा रहे हो। उसने ठहरे हुए लहजे में बताया, मॉरिशस। ओह, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अपने साथियों की तदफीन में तो तुम किसी तौर भी शरीक नहीं हो सकोगे। मुझे तो लग रहा है कि कल रात वाले मिशन में भी तुम मेरा साथ नहीं दे सकोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल रात किसी भी वक्त वापस आ जाऊं। वो सर को असबाती जुम्बश देते हुए बोला, मुझे बस जाना आना ही करना है। मॉरिशस पे मुश्किल एक घंटे का काम है। जो भी फर्स्ट फ्लाइट दस्तयाब हुई मैं वापस आ जाऊंगा। वैसे भी कल रात वाला हमारा मिशन रात के आखिरी हिस्से में से ही शुरू होगा। थोड़ी तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा किया, वैसे मैंने एहतियातन कबीर शाह को खसूसी हदायत दे दी हैं। वो मेरा खास आदमी है और मेरी गैर मौजूदगी में साउथ के सारे मामलात को वही ऑपरेट करता है। खुदा न हादसा मैं ना पहुंचा तो कबीर शाह तुम्हें मेरी कमी को महसूस नहीं होने देगा। मैं यहाँ से रवाना होने से कबल उससे तुम्हारी मुलाकात भी करवा दूंगा। मैंने मुतमईन होते हुए कहा, ठीक है शुएब, तुम्हारी मजबूरी को मैं महसूस करता हूँ। मुझे खुद सख्त अफसोस है कि अपने साथियों की तदफीन में मैं शिरकत नहीं कर सकूंगा। वो अफसरदा लहजे में बोला, कराची से मॉरिशस हफ्ते में 4 फ्लाइट्स हैं। अगर मैंने इस फ्लाइट को मिस कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम समझदार हो, मेरी तंजीमी पेचीदगी को महसूस कर सकते हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो उसने कहा, यह लगभग 8 घंटे की फ्लाइट है। मैं कोशिश करूंगा कि उधर से भी दोपहर तक मुझे किसी फ्लाइट में सीट मिल जाए। मैंने शुएब से पूछा, मिस्टर नील आर्मर से तफसीली बात हो गई? हाँ हो गई। वो बोला, मिस्टर नील आर्मर ने सोने की बाज़याफ्त में हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया है। वैसे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, नील आर्मर अगले हफ्ते कराची आ रहा है। वो तुमसे भी चंद अमूर पर बातचीत करना चाहता है। जरूर, मैंने खुशदिली से कहा। शुएब ने अपनी मेज की दराज से एक तयशुदा कागज निकाला और फिर बड़ी ही एहतियात से उसकी तह खोलने के बाद मेज पर फैला दिया। मैंने उस बड़े से साइज के कागज को बागौर देखा तो पता चला वो एक नक्शा था, इंडो पाक का तफसीली सरहदी नक्शा। एक मुकाम पर स्याह मार्कर से बड़ा सा दायरा बना हुआ था। मैंने इस दायरे के अंदर निगाह डाली तो मुझे बॉर्डर के इधर और उधर लाहौर और अमृतसर नजर आया। शुएब ने पाकिस्तानी हदूद में सरहदी मुकाम के बिल्कुल करीब उंगली रखते हुए कहा, वजदान, ये तुम्हारा आबाई गांव मोजार रखा वाली है। मैंने हैरत और खुशी से मिले जुले तासरात के साथ उस जगह को देखा जहां मेरा गांव आबाद था। इस गांव के एक मतरूक कुएं में जो चौथाई अरब की मालियत का सोना दफन था। शुएब की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो सरहद के इस पार एक जगह पर उंगली रखते हुए मुझे बता रहा था, और ये है मौजा अमृतसर का छोटा सा गाँव रामपुर। अपनी बाप की डायरी में लिखी हुई तफसील मेरे जहन में पूरी तरह रोशन हो गई। रामपुर का चौधरी करमदास चौधरी रमजान का गहरा दोस्त था, क्योंकि दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे थे। दोनों का खुफिया पेशा एक ही था, यानी वो स्मगलिंग के धंधे में गर्दन तक धंसे हुए थे। मैंने पुरहयाल अंदाज में कहा, चौधरी नवाजिश अली, उसका बाप मलिक रमजान तो घोड़ी से गिरकर मर गया। पता नहीं अब ये रामपुर का चौधरी करमदास भी जिंदा है या खत्म हो गया। पता है क्योंकि मैंने पता चला लिया है। शुएब गंभीर लहजे में बोला, करमदास अब इस दुनिया में नहीं, उसका बेटा रामदास आजकल रामपुर का चौधरी है। तुम्हारा काम करने का अंदाज बहुत तेज रफ्तार है शुएब। मैंने मुतजिब नजरों से उसे देखा। मजबूरी है। वो हफीफ अंदाज से मुस्कुराया। ये जमाना ही तेजी का है। जो लोग जमाने या वक्त का साथ नहीं देते बुरी तरह रौंद दिए जाते हैं। वक्त और जमाना उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। मैं तुम्हारे ख्यालात से 100% मुत्तफिक हूँ। मैंने कहा, मेरे तजर्बे ने भी मुझे यही बताया है। वो अचानक संजीदा हो गया। वजदान,
डायरी के वो 2 सफ़ात कहाँ हैं? मैंने अपनी पैंट की खुफिया जेब से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल वो वर्क निकाल कर शुएब की तरफ बढ़ा दिए। डायरी की सफ़ात में मुख्तलिफ लकीरों की मदद से मतरूक कुएं की बड़ी वाज़ेह अंदाज में नक्शा बनाकर निशानदेही की गई थी और डायरी के निशान में कुएं के मुकाम को सरहद के करीब दिखाया गया था। शुएब गौरी डायरी की सिफात को अपनी मेज़ पर फैले हुए नक्शे से मिलाकर गौर व फिक्र करता रहा। फिर चुटकी बजाते हुए बोला, बन गई बात। कौन सी बात बन गई? मैंने पूछा। वो बोला, देखो वजदान। इस मर्तबा उसने अपने नक्शे के एक मुकाम पर उंगली रखी हुई थी। ये रखा वाली है, ये रखा वाली की ज़मीन है जहाँ वो मतरूक कुआं वाक़या था इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं अब होगा भी या नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंधे उचकाते हुए दोबारा बोला और फिर नक्शे की जानिब मुतवज्जा हो गया और इधर उधर उंगली को हरकत देते हुए बोला, हमारा मतलूबा मतरूक कुआं सरहद के बहुत ही करीब वाक़या है और सरहद की दूसरी जानब चौधरी रामदास की ज़मीनें शुरू हो जाती हैं। एक लम्हे को रुक कर उसने वजाहती अंदाज में कहा, तुम ये ना समझना कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा कोई बॉर्डर मौजूद है, हरगिज़ नहीं। सिर्फ निगरानी पर मामूर अफराद ही जानते हैं कि कहाँ पाकिस्तान की सरहद ख़त्म हुई और कहाँ से भारत की ज़मीन शुरू हो गई, वरना ये सारी अराजी आपस में मिली हुई है और तहद्दे निगाह फैले हुए खेत दिखाई देते हैं। मैं कोई सवाल किए बगैर खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। वो एक और मुकाम पर उंगली रखते हुए बोला, ये चौधरी निज़ामुद्दीन की ज़मीनें हैं जो पाकिस्तानी हदूद में मलिक नवाज़ अली की ज़मीनों से मिली हुई हैं, लेकिन मतरूक कुएं से इनका फासला बहुत ही ज़्यादा है। बिलाहिर मैंने पूछ ही लिया, मैं इस सारी तफसील का मकसद नहीं समझ सका। मकसद सिर्फ इतना है वजदान कि हम खुल्लम खुला और अलील ऐलान उस मतरूक कुएं की खुदाई नहीं कर सकते। वो गहरी संजीदगी से बोला, इस काम के लिए हमें आसपास कोई ज़मीन इस्तेमाल करना होगी। जाहिर है वो ज़मीन मलिक नवाज़िश की नहीं हो सकती। मैंने टटोलती हुई नज़र उसे देखा और फिर कहा, किसी सुरंग वगैरह का इरादा है? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो तस्दीकी लहजे में बोला, और ये आइडिया भी मिस्टर नील आर्मर ही का है। कल जब तुमने मुझे ईस्ट से मुलाकात करने के बाद रवाना हो गए थे तो तुम्हारे जाते ही नील आर्मर का फ़ोन आ गया था। वो मेरा इतना बेतकल्लुफ़, गहरा और मुखलिस दोस्त है कि मैं अपने ओपन बिजनेस के अक्सर मामलात उससे ज़रूर डिस्कस करता हूँ। और फिर हम चूँकि सोने के सिलसिले में उसके गोल्ड अकाउंट बैंक को भी इस्तेमाल करेंगे तो इस वजह से भी मैंने उससे इस नए प्रोजेक्ट से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसने मशवरा दिया कि कुएं खोद कर ये मकसद हासिल करना इंतहाई खतरनाक होगा। मलिक नवाज़ अली को बहुत बड़ा फड्डा खड़ा कर सकता है। मुझे भी नील आर्मर की ये बात पसंद आई और मैंने खुदाई वगैरह का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। यकीनन तुम्हें भी नील आर्मर की सुरंग वाली तजवीज़ ज़्यादा शानदार लगेगी। हाँ, ये ज़्यादा महफूज और जानदार है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वो बोला, मैंने सुबह तुम्हें फ़ोन पर बताया था कि दफीने तक रसाई के लिए हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक नेशनल और दूसरा इंटरनेशनल। इन दोनों रास्तों पर 2 मुख्तलिफ आदमी से हमारा वास्ता पड़ेगा और वो 2 आदमी हैं चौधरी निज़ामुद्दीन और चौधरी रामदास। वो खामोश होकर सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने मुदब्बराना लहजे में कहा, इन 2 आदमी से हमारा वास्ता इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमें मतरूक कुएं तक सुरंग लगाने के लिए उनमें से किसी एक की ज़मीन इस्तेमाल करना होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, वो ज़ेर मुस्कुराते हुए बोला। मैं और नील आर्मर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें अपना मकसद हासिल करने के लिए रामदास की ज़मीन को इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मतरूक कुएं का फासला चंद गज से ज़्यादा नहीं, बहुत हुआ तो आधा फरलांग होगा, जबकि चौधरी निज़ाम की ज़मीन से ये फासला 15-20 गुना होगा। मैंने नक्शे की बारीकियों को गौर से देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। चौधरी निज़ामुद्दीन की ज़मीन को इस्तेमाल करने की सूरत में हमें कम से कम 1 मील तक की सुरंग निकालना होगी, जो कि खासा मुश्किल और सब्र आजमा काम है। लेकिन तुम दोनों का इत्तफाक भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कौन सी बात उलझा रही है? शुएब ने पूछा। मैंने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक मलिक नवाज़ अली का बाप मलिक रमज़ान और रामदास के बाप करमदास में बड़ा ही गहरा याराना था, लिहाजा मलिक नवाज़िश और रामदास भी आपस में गहरे दोस्त होंगे। चौधरी रामदास एक दोस्त के खिलाफ हमें अपनी ज़मीन क्यों इस्तेमाल करने देगा? और फिर अगर हम वो सोना रामपुर की ज़मीनों की मदद से निकालेंगे तो फिर वो पाकिस्तान किस तरह लाया जाएगा? क्योंकि मौज़ा रामपुर तो अमृतसर में है और अमृतसर भारत में है। तुम्हारे दोनों सवालात के जवाब है मेरे पास।
वो धीमे अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि आजकल मलिक नवाजिश और रामदास में शदीद किस्म की दुश्मनी चल रही है और बाज स्मगलिंग के तनाज़ात के सबब वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि भारी मालियत के सोने को बहारत से पाकिस्तान लाने का, तो ये हमारा दर्द-ए-सर नहीं है। नील आर्मर बरामदात को वही रामपुर गांव में अपनी तहवील में ले लेगा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इसका मतलब है नील आर्मर पूरी तरह इस प्रोजेक्ट में इन हो चुका है। शुएब गौरी ने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने एक अहम नुक्ता उठाया, नील आर्मर एक मसरूफ बिजनेसमैन है। वो अगर हमारे प्रोजेक्ट में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है तो यकीनन इसके बदले वो कोई अपना फ़ायदा भी चाहेगा। हाँ, ये तो है, शुएब ने कहा। सोनी का वो व्यापारी फ़ायदे का हाँ तो है, लेकिन मैं उसे कम से कम पर राज़ी कर लूँगा, तुम फिक्र ना करो। हम दोनों की बिजनेस पार्टनरशिप ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी। मैं नील आर्मर के मिजाज को समझता हूँ, वो मेरी बात मान लेगा। वो तुम्हारी बात इसलिए मान लेगा कि तुम्हारा दोस्त है। मैंने कहा, मगर रामदास को इतनी आसानी से नहीं डराया जा सकेगा। वो भी इस दफीने में से कुछ न कुछ ज़रूर तलब करेगा। हाँ, ये इसका हक होगा, शुएब ने कहा। ऐसे मामलात में दिल और हाथ को ज़रा खुला रखना पड़ता है वजदान। ये एक तरह से जॉइंट वेंचर होगा जिसके मरकजी किरदार हम दोनों हैं। मैंने पूछा, सरहद पार के मामलात तुम लोग खुद ही देख लोगे ना? हाँ वजदान, शुएब ने यकीनी लहजे में कहा। इधर और उधर के तमाम मसाइल को हल करना मेरा काम है। इंटरनेशनल मामलात में नील आर्मर ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। तुमने ये प्रोजेक्ट मुझे सौंप दिया है और तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता ऐसा जिससे तुम्हें परेशानी हो। तुम बिल्कुल मुतमईन रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। सारी बातें तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि एक दोस्त होने के नाते तुम हर मामले से बाखबर रहो। शुएब की तसल्ली ने मेरे कंधों का बोझ उतार फेंका। मैंने उसे बताया कि एक आध रोज़ में हुंडी के जरिए मेरी सिंगापुर से कराची रकम आने वाली है। मैंने उसे अमाउंट के बारे में भी बता दिया। उसे इतनी बड़ी रकम की खबर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, इतना ज़्यादा मालदार बन जाने के बाद अपने इस दोस्त को भूल ना जाना, सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्त। मैंने ठोस लहजे में कहा, मगर हुंडी वाला मामला मुझे उलझा रहा है। हालांकि मेरे हैरहा चियांग शो ने हुंडी के कारोबार की खासी तारीफ की है। शुएब गौरी ने कहा, तुम मुतमईन रहो, ये इंतहाई ईमानदाराना कारोबार है। मैं कराची के हुंडे वालों को बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। उनमें से चंद एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। तुम्हारी रकम की एक पाई भी इधर उधर नहीं होगी। शुएब के इत्मीनान दिलाने पर मैं बिल्कुल ही बेफिक्र हो गया। मैं जब वापस फ्लैट पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। सूरज गुरूब हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। साहिल टीवी के सामने बैठी कोई तफरीही चैनल देख रही थी। मुझे सबसे पहले साहिल को अपने साथियों की तदफीन की तफसीलात से आगाह करना पड़ा। कब्रिस्तान में सब हैरियत गुजरी थी और किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। शुएब गौरी मुझसे मुलाकात के बाद मॉरिशस रवाना हो गया था, ताहम उसका नायब कबीर शाह कब्रिस्तान में कदम कदम पर मेरे साथ रहा था। कब्रिस्तान से निकलते वक्त कबीर शाह ने मुझसे कहा था कि वो कल दिन में किसी भी वक्त मुझसे रब्ता करेगा ताकि रात वाले ऑपरेशन का लाहे अमल तैयार किया जा सके। शुएब गौरी के प्रोग्राम के मुताबिक मैंने कबीर शाह की संगत में वो मार्का सर करना था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।